हेलो, इधर आओ। 5-5 नंबर के जो क्वेश्चंस 3 आते हैं तुम्हें सॉल्व करने हैं, चाहते हो? आ जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसल, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो 5-5 नंबर के जो क्वेश्चंस, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 27 फरवरी वाले दिन आने वाले हैं, आपको बता दूं आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस आएंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको 27 फरवरी वाले दिन पेपर में देखने को मिल जाएगा। और पेपर में जैसे देखने को मिल जाएगा तो आपको क्या काम करना है, पेपर से पहले इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, जिससे कि आप आसानी से 27 फरवरी वाले दिन आसानी से 5-5 नंबर के जो क्वेश्चंस है उन्हें वहां पर लिखकर जो आपके मोटे नंबर है उनको अपनी मुट्ठी में कर लें। बात समझ आया? नहीं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को लेके चलूंगा उन क्वेश्चंस की तरफ जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आपको क्या काम करना है, वीडियो को 2 बार देखना और फिर तीसरी बार में वीडियो को रोक कर जो क्वेश्चंस वहां पर दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट याद करना स्टार्ट कर देना। फिर भी कोई आप लोगों को दिक्कत आती है तो कमेंट में मुझे बताना, उसको दिक्कत का सोल्यूशन हम बता देंगे। लेकिन पेपर से पहले चाहे दिन में पढ़ना पड़े, चाहे रात में पढ़ना पड़े, चाहे 10 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 12 घंटे पढ़ना पड़े, कितने भी घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन आप लोग पेपर से पहले ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस वाली जो वीडियो है ये देखकर जानी है और ये याद करके जानी है। सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, याद भी आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में इसके साथ आपको क्या काम करना है, बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन है ना, 120 क्वेश्चन है, जो 120 क्वेश्चन, उस वीडियो को देखकर चले जाना भाई। बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है। पेपर में हार्ड अगर आया, पेपर में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आए तो उस वीडियो में से आ जाएंगे टॉप 120 वाली में से, ठीक है ना। तो आज हम आप लोगों को बता देते हैं कौन से वाले लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे आप लोगों को, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब भाई लाइक तुम कर देते हो, सब्सक्राइब भी आप लोगों ने कर रखा है, लेकिन शेयर आप नहीं करते, ये गलत बात है। शेयर भी कर दिया करो, ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसल, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर बोलें तो वेरी इंपोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप आराम से 15 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर के 3 आते हैं, उन्हें तो आप आराम से कर पाएंगे। उसके साथ साथ इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से आपके ऑब्जेक्टिव, इन्हीं में से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इन्हीं में से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके बन जाएंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप आराम से यहाँ से करके आ पाएंगे। तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बायोलॉजी के पेपर से मैं थोड़ा पहले बना रहा हूँ इस वीडियो को, जिससे कि आपको याद करने के लिए थोड़ा समय मिल जाए, क्योंकि ये जो वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनको याद करने के लिए भी तो आप लोगों को टाइम चाहिए। तो मैंने आप लोगों को टाइम देने के लिए कुछ मैंने टाइम मतलब कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी पहले बना दी है पेपर से पहले, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, शुक्र जनन क्या है, ठीक है। तो शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो हमें ये बताना है। तो शुक्र जनन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इंग्लिश का नाम है इसका, ठीक है। चलिए, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम बताओ? वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन द्वारा होता है। मतलब नर के अंदर शुक्राणु होते हैं, ठीक है। तो वो शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं? वृषण के अंदर। जब वो शुक्राणु बनते हैं तो उन्हीं को हम शुक्रजनन कह देते हैं, ठीक है ना। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नर में जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? एंड्रोजन हार्मोन, जो वृषण की लीडिंग कोशिका से निकलता है। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए उसे भी ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। शुक्रजनन प्रक्रिया के निर्माण में 3 चरण भाग लेते हैं, आइए देख लेते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखो ये मॉडल का है, ये क्वेश्चन जो है ये मॉडल का है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मॉडल में आप लोगों को जो याद करना है तो क्वेश्चंस को शॉर्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को याद करने का जो तरीका है वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। पहला है गुणन प्रावस्था। शुक्र जनन नलिकाओं की जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दें, इसमें तुम्हें क्या काम करना है, 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला जनन एपिथीलियम कोशिका, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा शुक्राणुजन कोशिका, ठीक है। और ये चौथी है द्विगुणित, ठीक है। इन 4 शब्दों को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। 4 शब्द आप याद कर लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, आप 4 लाइन बना लोगे। 4 लाइन बना लोगे तो आपका जो गुणन प्रावस्था है आसानी से वो आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हमारा ख नंबर का है वृद्धि प्रावस्था।
शुक्राणुजन कोशिकाओं में पोषक पदार्थों के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो जाती है। इन कोशिकाओं को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि प्रावस्था क्या कह रही है? कुछ भी नहीं कह रही वृद्धि प्रावस्था, बस इतना है कि जो हमारे पास शुक्राणुजन कोशिका थी ना, इसको खाना पीना दे दो अच्छे तरीके से, दे देंगे तो क्या होगा कि ये आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आकार में बड़ी हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, देख रहे हो नहीं देख रहे हैं? देख लो, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जितनी है ये सब यहाँ से पहले क्या है? द्विगुणित। ठीक है ना। और इससे नीचे की साइड में आप आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है। इसके बाद में यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? अगुणित हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे। ठीक है, एक फिल्म आई थी राम लखन, उसमें गाना था ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मन मौजी, मैं जो को करता हूँ तुम भी करो जी। 1 2 का 4 क्या किया? 1 2 का 4 हो गया नहीं हो गया? नई बात समझ में है तुम्हारे? देखो ये 1 है, ये 2 हो गए, 2 से बन गए ये इस तरीके से 4। 1 2 का 4। अब नीचे से देखेंगे, क्या देखेंगे? नीचे से देखेंगे 4 2 का 1। माई नेम इज एवन सर। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा चलो कॉमेडी थी, मतलब सब तो समझाने के लिए था बस, है ना। 1 2 का 4 4 2 का 1, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना। परिपक्व प्रावस्था देख लीजिए। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के फलस्वरूप द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्राणु बनती हैं। ये अगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? अगुणित। ध्यान रखना, द्वितीयक शुक्राणु या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कैसे होते हैं? अगुणित। अगुणित मतलब इनमें 23 गुणसूत्र होंगे। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित शुक्राणु पूर्व कोशिका या स्पर्मेटिड बनाती हैं। इस प्रकार एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। कितने बनेंगे? 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। ठीक है। कैसी होती हैं ये? अगुणित कोशिका होती हैं। पेपर में ये पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। शुक्र कायांतरण क्या है? शुक्र कायांतरण द्वारा स्पर्मेटिड से चल शुक्राणु बनते हैं। चल शुक्राणु सर्टोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाते हैं। शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिका से शुक्रजन नलिकाओं में मुक्त होना स्पर्मिएशन कहलाता है। तो पेपर में अलग से 2 नंबर का पूछा जाता है, स्पर्मिएशन किसे कहते हैं? ठीक है, तो बता देना, शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिका से शुक्रजन नलिका में मुक्त होना स्पर्मिएशन कहलाता है। तो यहाँ से आपके क्या बन गए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं, लॉन्ग आंसर तो तुम्हारा चल ही रहा था। ठीक है ना। ये तुम्हारा खत्म हुआ। आपको क्या काम करना है? पहले एक मतलब क्वेश्चन आपने किया, एक क्वेश्चन को करने के बाद आपको थोड़ा सा ठहरना है। ठीक है, ठहरने के बाद में इसको अपने पहले तो आपको क्या काम करना है, मैंने जो दिखाया है वो देख लो। अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं, क्या हैं? आपके पास मेरे नोट्स हैं, तो तुम मेरे नोट्स से क्या कर सकते हो? याद कर लो और आसान भाषा मिल जाएगा। बाय चांस मेरे नोट्स नहीं हैं तो आप क्या काम कर लो, एक बार पहले वीडियो देख लो, उसके बाद में आप मॉडल में से करना चाहो तो मॉडल में से कर लेना। ठीक है ना। लेकिन पहले वीडियो देख लेना, उससे फ़ायदा क्या होगा, पहले कुछ बातें जो तुम्हारे काम की होंगी तो वो मैं एक्स्ट्रा बता तो भी दूंगा। ठीक है ना। चलिए अंडजनन देखते हैं। अंडाशय में अगुणित अंड का निर्माण अंडजनन कहलाता है। अंडजनन का आरंभ गर्भा अवस्था में ही हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया किशोर अवस्था तक निलंबित अवस्था में रहती है। मतलब समझो कि अभी किसी महिला के गर्भाशय में बच्चा है, वो बच्चा लड़की है। ठीक है ना। तो अब उसमें क्या होगा कि लड़की 7 महीने की होगी ना, लड़की 7 महीने की होती है, तभी उसमें अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन वो अविकसित अंडे होते हैं उस समय। अंडजनन पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, इसको बोलते हैं FSH, LH के नियंत्रण में है। स्त्री के प्रति माह एक ग्राफिन पुट्टिका परिपक्व होती है। तो यहाँ से देखो 2 काम की चीज़ और मिली तुम्हें।
पेपर में आएगा कि अंड जनन को प्रेरित करने के लिए किन किन हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो पहला है FSH, दूसरा है LH, ठीक है। उसके बाद में कि स्त्री के अंडाशय से 1 महीने में कितने अंड बाहर निकलते हैं, तो बोलेंगे सिर्फ 1 निकलता है। कितने निकलते हैं? 1, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं हम। अंड जनन प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 चरणों में बांटा जा सकता है। कितने में? 3 में। पहला देखो, गुणन प्रावस्था। यह प्रावस्था भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है, मतलब भ्रूण अवस्था में ये पूरी हो जाएगी। अंडाशय के निर्माण के समय से ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशय पुटकाओं के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। इनमें से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है और शिशु जन्म के समय ही सारी अंडाशय पुटकाएं उपस्थित होती हैं। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है हमारे पास, अंडाणु मात्र कोशिकाएं। याद रखना, जहाँ कहीं पर भी मात्र कोशिका शब्द आ जाए ना, वो द्विगुणित कोशिका होती है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो गुणन अवस्था में क्या होंगी? गुणन अवस्था में यहाँ पर ये विकसित करेंगी। प्रोलिफरेशन प्रावस्था भी इसको बोल देते हैं हम, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं वृद्धि प्रावस्था। यह अवस्था बहुत लंबी होती है। भ्रूण अवस्था से आरंभ यह प्रावस्था लैंगिक परिपक्व के पश्चात जब तक उस पुटका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती, तब तक यह वृद्धि अवस्था में बनी रहती है। वृद्धि अवस्था में कुछ नहीं है, आकार में बड़ी हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1, 2 का 4, लेकिन नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है 1, 2 का 4, 1, 2 का 2 का 1, 1, 2 का 2 का 1, इस तरीके से दे रखा है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं और डायग्राम को आप आसानी से बना भी सकते हैं वहाँ पर, है ना। नीचे की साइड में देखो, अंडाणु मात्र कोशिका ओगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। तो पेपर में आएगा ओगोनियम कैसी होती है, अगुणित कि द्विगुणित? तो बताएंगे द्विगुणित होती है ना। यह पोषक पदार्थ संचित करके सामान्य कोशिका से आकार में कई 100 गुना बढ़ जाती है, मतलब आकार में बहुत बड़ी हो जाती है। इसी अवस्था में यह ग्राफिन पुटका में परिपक्व होने तक रहती है। तो ये कहाँ पर विकसित होगी? ग्राफिन पुटका में। अब इसे पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक oocyte कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? जो वृद्धि होकर बड़ी हो गई है उसी को हम प्राथमिक oocyte बोलेंगे, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी परिपक्व प्रावस्था। जब ग्राफिन पुटका परिपक्व होती है तब उसमें प्राथमिक oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यह विभाजन असमान होता है और केवल गुणसूत्रों की संख्या आदि रहने के लिए होता है, क्योंकि अंडाणु में हमें क्या काम करना है? 23 गुणसूत्र बनाने हैं ना, इसलिए। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक अगुणित द्वितीयक oocyte तथा एक अगुणित ध्रुवीय पिंड बनती है। तो पेपर में आएगा द्वितीयक oocyte में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखना, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। इस अवस्था में ग्राफिन पुटका फटकर अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु कोशिका को मुक्त करती है। तो पेपर में ये भी आएगा कि ग्राफिन पुटका से फटकर जो अंडाशय से बाहर निकलता है वो किस अवस्था में निकलता है? तो बताएंगे द्वितीयक अंडाणु अवस्था में, है ना। चलो आगे बढ़ो। अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के पश्चात होता है। मतलब शुक्राणु के अंडाणु प्रवेश हो जाता है ना, उसके बाद में क्या होगा? द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके फलस्वरूप अंडाणु बनेगा तथा द्वितीयक अगुणित लोपिका या ध्रुवीय पिंड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया। चलो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया है। ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है? इस प्रश्न को अच्छे से कम 2 से लेकर 3 बार पढ़ना है। मेरे नोट्स में ऐसे पढ़ लेना, मेरे नोट्स में आसान भाषा में है, नहीं तो मॉडल में से कर लेना, लेकिन पेपर से पहले याद करके जरूर चले आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है ना। अगला है निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं?
हाँ, निषेचन क्रिया किसे कहते हैं? मनुष्य में निषेचन से होने वाली प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए और निषेचन का महत्व भी बता दीजिए। चलो, अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश तक इन दोनों के केंद्रकों के समेकन फ्यूजन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाएगी। ठीक है जी। आप सामान्य भाषा में ये भी बोल सकते हो, अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को, अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को निषेचन कहा जाता है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है। निषेचन के समय होने वाली क्रियाएं, परिपक्व ग्राफीन पुटिका से मुक्त अंडाणु को अंडवाहिनी के फिम्बरी ग्रहण करके अंडवाहिनी में ढकेल देती है। तो अंडाशय होगा, अंडाशय ग्राफीन पुटिका फट जाएगी और जो अंडाणु है वो क्या होगा? बाहर की साइड में जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी को हम क्या बोल देते हैं? फिलोपियन नलिका। फिलोपियन नलिका का आगे का जो भाग होता है ना, ऐसे उंगली नुमा जो भाग होता है, फिम्बरी वाला जो भाग है, वो अंडाणु को ग्रहण कर लेता है और वो ग्रहण करने के बाद में फिलोपियन नलिका में ढकेल देगा। ठीक है। अंडो उत्सर्जन के समय अंड द्वितीयक अंडक अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में होगा? द्वितीयक अंडक अवस्था में। ठीक है। पेपर में ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, शुक्राणु के एक्रोसोम पर ग्लाइकोप्रोटीन का स्तर नष्ट हो जाता है। जो शुक्राणु का जो आगे का जो भाग होता है ना, तो यहाँ ग्लाइकोजन वाला भाग होता है। ठीक है। इसके पश्चात सैकड़ों शुक्राणु एक्रोसोम द्वारा द्वितीयक अंड के कोरोना रेडिटा से चिपक जाते हैं। क्या करेंगे? ये चिपकेंगे। क्या करेंगे? चिपक जाएंगे अंडाणु की कोरोना रेडिटा से, है ना। एक्रोसोम से हाई एल्यूरोनिडेज, न्यूरिमिनिडेज एंजाइम मुक्त होते हैं। ये द्वितीयक अंडक की कोरोना रेडिटा जोना पेलुसिडा को विघटित करते हैं। विघटित मतलब इसकी जो लेयर है उसको तोड़ने का काम करते हैं। जैसे ये वाला भाग तो जो कोशिका का दिखाया है, कोरोना रेडिटा का है, ये टूटेगा। फिर अंदर की साइड में जोना पेलुसिडा का है, ये टूटेगा। तब जाकर शुक्राणु जो होगा अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा, है ना। चलो, सामान्यतः एक अंडक में केवल एक शुक्राणु ही प्रवेश कर पाते हैं। मतलब अगर कोई एक अंडाणु है तो उस एक अंडाणु के अंदर चारों तरफ से जो सैकड़ों शुक्राणु होंगे, लेकिन अंदर सिर्फ एक घुस पाएगा, है ना। इसके प्रवेश करते ही अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे अन्य शुक्राणु का प्रवेश असंभव हो जाता है। मतलब अगर कोई दूसरा शुक्राणु घुसने की कोशिश करता है तो वो घुस नहीं पाता। शुक्राणु की पूंछ बाहर ही रह जाती है। तो इसका मतलब शुक्राणु का आगे का जो भाग होता है, शीर्ष भाग, वही अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, ना कि पूरा शुक्राणु। ठीक है। शुक्राणु के प्रवेश से उद्दीपित होकर द्वितीयक अंडक में द्वितीयक परिपक्व विभाजन होता है और एक बड़ा अंडाणु एक छोटी ध्रुवीय कोशिका बनती है। ध्रुवीय कोशिका विघटित हो जाती है और शुक्राणु तथा अंडाणु के अगुणित केंद्रक परस्पर मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया? जायगोट बन गया। इसी जायगोट से भविष्य में क्या बन जाएगा? शिशु का निर्माण हो जाएगा, है ना। निषेचन का महत्व, शुक्राणु का प्रवेश द्वितीयक अंडक में द्वितीयक परिपक्व विभाजन को प्रेरित करता है और अंडाणु और शुक्राणु के एक एक मिल जाने से क्या होगा? 23 यहाँ पर, 23 यहाँ पर, और बच्चा का निर्माण हो जाएगा 46 इस तरीके से। ठीक है ना। आगे बढ़ो। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या विस्फोट के परिणाम की विवेचना कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर नियंत्रण कीजिए। देखो कितनी बार आया, पहला, दूसरा। जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला, माल्थस द्वारा वर्णित मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण उसके परिणाम नियंत्रण का विस्तार कीजिए। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग में होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कितनी बार ना पेपर में ये पूछा गया। ठीक है। आओ, इम्पोर्टेंट है, पेपर में 5-5 नंबर के ये आते हैं। तो भाई बिल्कुल भी आप ऐसा मत करना कि तुम्हारे सामने मतलब खीर रखी हुई हो और खीर तुम ना खा पाओ। मतलब क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आंसर आपके सामने हैं, बस मेहनत कर कर आपको ये याद करने हैं। आप याद ना करेंगे तो भाई प्रॉब्लम तो आपको बहुत झेलनी पड़ेगी। फिर पहले देखते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या है।
किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई निश्चित क्षेत्र है, निश्चित समय है, इस समय में बढ़ी हुई आबादी को क्या बोल देंगे, हम जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। अब देखो, यह स्थान की जलवायु, भूमि, प्रकृति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जन्म मृत्यु दर पर निर्भर करती है। सीधी सी बात है, जिस जगह की जलवायु जितनी अच्छी होगी, भूमि की प्रकृति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जन्म दर ज़्यादा होगी, मृत्यु दर कम होगी, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। आबादी की तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कि आबादी में तेजी के साथ क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गई, तो उसी को तुम जनसंख्या विस्फोट बोल दोगे। ठीक है ना। अब देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के परिणाम अथवा परिवार नियोजन की आवश्यकता। मतलब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना। पहला, खाद्य आपूर्ति की समस्या। खाद्य आपूर्ति की समस्या का मतलब खाने पीने की समस्या बढ़ जाएगी अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश के सक्षम खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, जिससे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आपको क्या काम करना है, हेडिंग याद करनी है, जैसे खाद्य आपूर्ति की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की समस्या, ये हेडिंग आपको याद करनी है और थ्योरी को 3 बार पढ़ना है। उसके बाद में आप पेपर में अपने से भाषा को बनाकर, अपने से चीजों को समझकर अच्छे तरीके से पेपर में लिख पाओगे। ठीक है। मैंने क्या समझाया आपको, मैंने आपको ये समझाया कि ये जो तो आप में दिखाई दे रही है ना हेडिंग को अच्छे से याद कर लेना, हेडिंग को अच्छे से याद कर लेना, और इसमें जो थ्योरी है, थ्योरी को 3 बार पढ़ लेना, तब जाकर आपको अच्छे तरीके से दिमाग में ये बैठ पाएंगे और तब अच्छे तरीके से पेपर में करके आ पाओगे। शिक्षण संस्थान की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई के प्रवेश पाना कठिन हो रहा है। बच्चों को बैठने की उचित व्यवस्था या सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अनेक छात्र शारीरिक वक्रता एवं कम दिखाई देने के शिकार हो जाते हैं। मतलब शिक्षा की व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अपनी भाषा में लिख सकते हो, आप स्टूडेंट हैं, आपके स्कूल में क्या क्या शिक्षा में अनियमितताएं चल रही हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो। रोजगार की समस्या, देखो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रोजगार की समस्या तो आएगी। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। मतलब बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बेरोजगार व्यक्ति के परिवार को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सीधी सी बात है, बेरोजगारी होगी तो घर में समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। परिवार में अधिक बच्चे होने से मां का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे बच्चों की उचित देखभाल अभाव में उनका उचित विकास नहीं हो पाता। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में उचित उपचार, औषधीय व्यवस्था के का भी अभाव रहता है। मतलब औषधि ठीक से नहीं मिल पाती, उपचार ठीक से नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से आप क्या काम कर सकते हो, अच्छे तरीके से इन समस्याओं को लिख सकते हो अपनी भाषा में, लेकिन पहले 2-3 बार इनको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाए, जिससे तुम्हारा दिमाग जो है उस तुम्हारे दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट है वो छप सके, जिससे कि पेपर टाइम में अच्छे तरीके से आप लिख के आ पाओ। ठीक है, अपनी भाषा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट तो मैं यहीं से लेने हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण, मतलब जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है, इसके क्या कारण हैं। ठीक है, अशिक्षा हो सकता है, मतलब कि जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी हो सकती है, चिकित्सा सुविधा हो सकती है, खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि हो सकती है, बहुत सारे हैं, अंधविश्वास हो सकता है, या पुत्र प्राप्त की चाह हो सकती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो तुमको बैठकर खुद सोचना है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या आखिरकार क्यों बढ़ रही है। चलो, अब तुम्हें क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, मतलब जनसंख्या को तुम्हें कंट्रोल करना है। कैसे करोगे। पहला, कानूनी व्यवस्था। हमारे देश में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए संविधान में कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। समय की मांग है कि राज्य सरकार परिवार को सीमित रखने संबंधी कानून तुरंत बनाए और उनका प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाए। मतलब कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ें।
आगे बढ़ें। और दूसरा है शिक्षा व्यवस्था। जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा परिवार को सीमित रखने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम लोगों को शिक्षित कर दोगे, बायोलॉजी का मानव जनन और जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से हर टीचर पढ़ाना शुरू कर दे, तो हर एक बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम बहुत तेजी के साथ इस जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार। लोगों को उचित रोजगार और व्यवसाय मिलने चाहिए जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। सीधी सी बात है भाई, आर्थिक स्तर तो सुधरना चाहिए हर एक व्यक्ति का, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। चौथा है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। देखो, परिवार को सीमित रखने के लिए, परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे सीमित परिवार वाले व्यक्तियों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाए, सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाए, अन्य कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाए। तो इस तरीके से परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है ना। हम दो हमारे दो, भाई ये अपनाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार, याद है डीसीएम पर छोटा हाथी पर देखा होगा। स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा। बालक तथा बालिकाओं के लिए किशोरा अवस्था से ही स्वास्थ्य और यौन शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे वे अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे सकें। देखो, इतने दिन से मानव जन स्वास्थ्य के बारे में मैं कब से पढ़ाता चला रहा हूँ। मैं तुम लोगों को शिक्षित भी तो करना चाह रहा हूँ। मैं तुम लोगों को किशोरा अवस्था संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को तो बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। एड्स जैसी बीमारी को हमने डिस्कस किया था, कितनी खतरनाक बीमारी है ना। उस बीमारी से तुमको पता ही होगा, विश्व में बहुत लोग प्रभावित हैं। अगर आप यौन शिक्षा के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि कहा जाता है इसके लिए, एड्स के लिए अज्ञानता के कारण मत मरो, क्योंकि ये बीमारी तब होती है जब आप अज्ञानी होते हैं। आप समझदार बनो। गर्भ निरोधक उपाय। परिवार को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन साधनों का प्रयोग किया जाता है। इनको गर्भ निरोधक कहते हैं, मतलब जो गर्भ को रोके उसी को गर्भ निरोधक कहा जाएगा। गर्भ निरोधक साधनों द्वारा निषेचन रोका जा सकता है, मतलब निषेचन जो होता है उसको हम रोक सकते हैं। इसके द्वारा भ्रूण को गर्भाशय में रोपण रोका जाता है। इस प्रक्रिया को गर्भ निरोधक कहते हैं, मतलब बच्चा नहीं होने देना किसी भी कंडीशन में। पुरुषों के लिए क्या उपाय है भाई? लैंगिक संबंध बनाना है तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है कॉन्डोम। क्या है? कॉन्डोम सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ दे रखा है, इसका पुरुषों द्वारा संभोग के दौरान किया जाता है। गर्भ निरोधक का सर्वाधिक लोकप्रिय सस्ता अस्थायी साधन क्या है? कॉन्डोम है, ठीक है। चाहे आप मेन फोर्स यूज करो, चाहे आप मस्ती यूज करो, वो तुम्हारी हेडक है। अगला है नसबंदी। नसबंदी या बासेक्टोमी, यह स्थायी उपाय है। साफ साफ कह रहा है परमानेंट मेथड है, ठीक है। इसमें वृषण कोष के पास छोटा सा ऑपरेशन करके शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। क्या काम होगा? शुक्र वाहिनी को काटकर बांध देंगे, जिससे शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी। साफ साफ है, अंडरलाइन सुन लीजिए, देख लो। इससे शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है, किंतु शुक्र वाहिनी के काट दिए जाने के कारण शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। मतलब तुम लैंगिक संबंध बनाओगे भी, लेकिन शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाएगा। मादा के शरीर में शुक्राणु नहीं जाएगा। जब शुक्राणु ही नहीं जाएगा तो तुम पापा ना बन पाएंगे। आइए आगे बढ़ो, पापा बन जाओ, आगे बाद में इन तकनीकों का इस्तेमाल करना या करवाना। आओ आगे। वैसे मुझे पता है कोई ना करवाएगा, ये तो सिर्फ तुम पास होने के लिए पढ़ रहे हो। आओ, स्त्रियों के लिए उपाय, अवरोधक उपाय। इस विधि में डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, वाल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। शुक्राणु नाशक, स्पर्मेटिसाइड क्रीम, जेलीफेन, डूश आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शुक्राणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते, मतलब रास्ते में ही गर्भाशय को रोक देते हैं या फिर मार देते हैं।
अंतः गर्भाशयी युक्ति, इस विधि में गर्भाशय में कॉपर टी अन्य इस प्रकार अन्य युक्ति डिवाइस रूप दी जाती है। जितने समय तक डिवाइस गर्भाशय में रहती है भ्रूण का रोपण गर्भाशय में नहीं हो पाता। मतलब जब तक कॉपर टी लगी रहेगी तब तक लेडी जो होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, क्योंकि कॉपर टी निषेचन को रोकने का काम करती है। गर्भ निरोधक गोलियां, ये हार्मोनल गोलियां होती हैं जो प्रतिदिन खाई जाती हैं। इन गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की निश्चित मात्रा होती है, जिससे ग्राफिन पट्टिका परिपक्व नहीं होती। माला डी, सहील नामक गोली सप्ताह में एक बार ली जाती है। प्रिवेन गोली को असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटे के अंदर लेने से गर्भ नहीं ठहरता। और याद होगी तुम्हें एक आती है अनवांटेड 72, जो लैंगिक संबंध बनाने के दौरान 72 घंटे के अंदर ली जाती है। अगर किसी के साथ लैंगिक संबंध बनाया है तो 72 घंटे के अंदर इस गोली को ले लेते हैं तो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होगी। साफ साफ लिखा है गर्भ नहीं ठहरता, मतलब लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होगी। घंटा देख लो 72 घंटा, और गोली का नाम भी सुन लो ध्यान से, अनवांटेड 72। क्या पता किसके काम आ जाए। चलो, इसका इस्तेमाल मत करना, इसका इस्तेमाल मतलब इसको याद भी मत करना, ठीक है ना। आ जाओ, अगला है नसबंदी। नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी, यह महिलाओं के लिए परिवार नियोजन की स्थायी उपाय है। इसमें ऑपरेशन करके फेलोपियन नलिका को काट कर बांध देते, जिससे अंडाणु जो होगा वो फेलोपियन नलिका से आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है ना। ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, आसानी से आप लोगों ने इसको याद भी कर लिया। अब बात करते हैं मेंडल के नियम। मेंडल के नियम को हम वैसे पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है ना। हम मेंडल के नियम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। भाषा भी देख लो, मेंडल के एक गुण वंशागति का प्रयोग कीजिए, ठीक है। कई बार पेपर में आ चुका है, ऐसा नहीं कि एक दो बार ही आया है, कई बार आया है। प्रभाविता को परिभाषित कीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यदि F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय लंबे लक्षणों को स्वपरागित करा दिया जाए तो F2 पीढ़ी में दृश्य प्रारूप फिनोटाइपिक तथा जीन रूपी जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा, सचित्र वर्णन करो। देख रहे हो ना कितनी बार आया है। चलो, यहाँ पर देख रहे होंगे अनुवांशिकी के जनक कौन हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेंडल के नियमों की पुष्टि ह्यूगो डिब्रीज ने की, एरिक वॉन शेरमार्क ने की, कार्ल कोडेंस ने की। ये 2-3 वैज्ञानिक थे, ठीक है, और 1900 में इन्होंने किया था। अब आपको हम बता दें ये 3 वैज्ञानिक अलग अलग देश के हैं, और अलग अलग देशों के वैज्ञानिक ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके निष्कर्ष निकाला कि जो आज हम बातें बता रहे हैं हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ऑलरेडी पहले ही बता के चले गए। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं, मैंने आप लोगों को क्या काम दिया था, एक काम ये दिया था, टॉप 120 क्वेश्चंस की वीडियो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 3 पार्ट में बनाई थी। पेपर में 101% छपे हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। जिसने याद नहीं किया कर लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है। दूसरा, बायोलॉजी के कुछ टेस्ट थे जो मैंने आप लोगों को वीडियो में प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, देख लो, वो टेस्ट को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, छपेंगे। अगला, मैंने आप लोगों के लिए सैंपल पेपर, कितने 10 सैंपल पेपर बना दिए। कुछ भी काम नहीं करना, 2 वीडियो देख लेना और 1 को सॉल्व कर लेना। एक दिन में ऐसे 3 कर लेना, ठीक है ना। आप देखना पेपर में हर एक क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा तुम लोगों को। भाई करोगे तब आप लोगों को फायदा होगा, नहीं करोगे तो मत करो भाई साहब। ना करोगे तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे, अपना ही बिगाड़ोगे। पेपर टाइम में देख लेना, नहीं तो जो मेरी बात को मानकर जाएगा बायोलॉजी में वो कभी मात नहीं खाएगा, सीधी सी बात है। मेंडल द्वारा एक लक्षण को ध्यान में रखकर किए गए प्रयोग को एक संकर क्रॉस कहते हैं। जनक पीढ़ी में शुद्ध लंबे तने वाले पौधे शुद्ध बौने तने वाले पौधों के बीच संकरण कराया गया। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे तने वाले प्राप्त हुए थे। नीचे तुम्हें दिखाई देगा भी, ये देखो दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, दे रहा नहीं दे रहा, चलो बड़ा कर लेते हैं। लो, F1 पीढ़ी में लंबे तने वाले पौधों के मध्य स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का परसेंटेज 3:1 था। इसे फिनोटाइपिक अनुपात कहते हैं। F2 पीढ़ी में जीन संरचना मतलब जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 था। मैंने सब पढ़ा चुका है क्लास में, सब बता चुका हूँ, ये पूरा देख लो आराम से अच्छे तरीके से। ये देखो, ये आप देख रहे होंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1,
तो 1:2:1 जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप ये तीनों लंबे हैं और ये बौना है, तो बन गया 3:1। और क्या चाहिए, है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें। अब यहाँ पढ़ लो इसे। इन परिणामों से स्पष्ट है कि बौनेपन का लक्षण जो A1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था वह लंबेपन के साथ मिश्रित नहीं हुआ था, अपितु बौनेपन का लक्षण अप्रभावी होने के कारण A1 पीढ़ी में छिपा रहता है। युग्मक निर्माण के समय कारक या विसंयोजन होने के कारण F2 पीढ़ी के कुछ पौधों में बौनेपन का लक्षण फिर से शुद्ध अवस्था में आ जाने के कारण प्रकट हो जाता है। और ये एकल संकर संकरण पर दो हमारे नियम हैं, ठीक है। एक तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। जब विरोधी या तुलनात्मक लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तब जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी जीन के प्रभाव का प्रभाविता तथा अप्रभावी जीन को स्वयं को A1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाता अप्रभाविता से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी जीन कारक को कैपिटल लेटर से तथा अप्रभावी जीन कारक को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। लंबेपन के लिए कैपिटल टी, बौनेपन के लिए स्मॉल टी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसको। दो यहां देखो, इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। चलो, दो विरोधी या तुलनात्मक लक्षणों के शुद्ध पौधों में परपरागण के फलस्वरूप बने A1 पीढ़ी के मध्य संकर पौधों में युग्मक के निर्माण के समय दो विरोधी लक्षण के जीन पृथक होकर अलग अलग युग्मक में जाते हैं। कहाँ जाएंगे? अलग अलग युग्मक में जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष के लिए हमेशा शुद्ध होता है। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। मेंडल ने बताया कि जीव में पाए जाने वाले प्रत्येक लक्षण के लिए एक कारक उत्तरदायी होता है। मेंडल के कारक को ही जीन कहा जाता है। और जीन नाम पता किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। आपको बता दें, ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम हैं। कैसे भी करके कितना भी समय लग जाए, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो, कैसे भी करके तीनों नियमों को याद करके जरूर जाना। कोई ना कोई 3 नियम में से एक नियम 100% पूछा जाता है। आप 100% याद करके जाना। याद भी ऐसे नहीं करना, आप लोगों को ऊपर से अच्छे तरीके से याद करना, जिससे पेपर टाइम में अगर तुम लिख के भी आओ तो पेपर में पूरे नंबर मिलें। क्योंकि 5-5 नंबर के आते हैं, ये 5-5 नंबर में पूरे नंबर चाहिए तुम्हें। ना कि ऐसा लिख के चले जाओ, ऐसी कोई थ्योरी बना दो कि जो आधा अधूरा क्वेश्चन कर दिया, आधे अधूरे नंबर आ गए। ना, ऐसे मत करो। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, बैठो, याद करो, मेहनत करना सीखो, ठीक है। यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर भाई साहब आज पंखा भी नहीं चल रहा, पंखा भी खराब हो गया, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? तुम लोगों के लिए। जब मैं मेहनत कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी करो, तुम भी बैठो। लाइट आ रही हो ना आ रही हो, इन्वर्टर हो ना हो, कुछ भी हो, आपको पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। पेपर में 80, 85, 90 नंबर लाने हैं, मतलब लाने हैं। बायोलॉजी में तहलका काटना है, मतलब काटना है। सीधी सी बात है। और वो तहलका तभी कटेगा जब बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, बायोलॉजी की नज़र में देखोगे, शॉर्ट नोट्स देखोगे, सैम्पल पेपर लगाओगे, तब होगा। सिर्फ बातें बनाने से नहीं होगा, ठीक है ना। द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल के वंशागति सिद्धांत की व्याख्या करो। मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम का वर्णन कीजिए। इसकी पुष्टि द्विसंकर क्रॉस का रेखांकित चित्र बनाओ। देखो, जब दो तुलनात्मक विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ऐसे लक्षण की वंशागति के अध्ययन को बहुगुण वंशागति भी कहते हैं। मेंडल ने शुद्ध गोल पीले बीज वाले का संकरण शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों से कराया। A1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले थे। A1 पीढ़ी के पौधों में स्वयंपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में गोल पीले बीज 9, गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3, झुर्रीदार हरे 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह है कि गोल पीले बीज का पीले लक्षण
झुर्रीदार बीज के लक्षण रंग के साथ बना हुआ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। लक्षणों की इस प्रवृत्ति को स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम द्वारा परिभाषित किया गया है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार एक पौधे पर उपस्थित सभी लक्षणों के कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। जब दो या दो से अधिक तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर पौधे में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी के सदस्यों के कारक या जीन युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र होकर नए नए संयोग बनाते हैं। F2 पीढ़ी में युग्मकों के अनगिनत रूप से मिलने के कारण ये नए नए संयोग बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे, गोल पीले बीज झुर्रीदार हरे बीज के साथ संकरण कराया तो हमें मिल गए हाइब्रिड गोल पीले बीज। इसके युग्मक बनाएंगे तो युग्मक ये बन गए 4, ये 4 युग्मक बन गए। अब ये 4 युग्मक बने हैं तो नीचे आप देख रहे होंगे इस तरीके से जो इधर यहाँ बने हैं वो इधर लिख दो और फिर इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करते चलेंगे। जैसे गुणा करते चलेंगे आपस में, जैसे ये आर वाई अंदर रख देंगे आर वाई वाई। हो गया नहीं हो गया? इसका फिर इसके साथ करेंगे, यहाँ रख देंगे, इसका इसके साथ फिर यहाँ रख देंगे, इसका इसके साथ फिर यहाँ रख देंगे। इस तरीके से पूरे बॉक्स भर जाएंगे बहुत प्यार से। ना समझ में आए बॉक्स तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F2 पीढ़ी का फिनोटाइप जो आएगा इसमें 9:3:3:3 बनाएगा। ठीक है। गुणात्मक विकल्पी से आप क्या समझते हैं? मानव में रुधिर वर्गों के प्रकार एवं उनकी वंशागति का वर्णन कीजिए। गुणात्मक विकल्पी से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को समझाइए। काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति, बर्नस्टीन नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, ने पता लगाया कि मानव के रुधिर वर्ग मेंडल के नियमों के अनुसार किंतु उनके आधारभूत युग्म के सिद्धांत से हटकर बहुगुण एलीलवाद या गुणात्मक विकल्पीवाद पाया जाता है। इस प्रकार की वंशागति 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन अर्थात एलील पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे ये रुधिर वर्गों को प्रदर्शित करने वाले प्रतिजन तथा उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए यहाँ 3 जीन होते हैं। प्रतिजन ए के लिए जीन IA, प्रतिजन बी के लिए IB तथा दोनों प्रतिजनों की अनुपस्थिति के लिए IO माने जाते हैं। इस प्रकार एक मनुष्य में इनमें से कोई 2 अथवा एक ही प्रकार के 2 जीन्स एक जोड़ा समजात गुणसूत्रों के निश्चित लोकाई पर स्थित होते हैं, किंतु समष्टि में तीसरा जीन भी 3 जीन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार रुधिर वर्ग की वंशागति समष्टि के जीन पूल पर निर्भर करती है, अर्थात यह समष्टि अनुवांशिकी है। आगे बढ़ो। यहाँ जीन IA, IB सह प्रभावी होते हैं, अर्थात दोनों की उपस्थिति एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती, किंतु जीन IO अन्य दोनों जीन के लिए अप्रभावी है। अतः किसी मनुष्य की रुधिर वर्गों के लिए जीन संरचना कुछ नीचे दे रखी है। अगर कोई पेपर में ब्लड ग्रुप A बोले तो इसके 2 जीन बनेंगे, ये समयुग्मजी ब्लड ग्रुप A, ये विषमयुग्मजी ब्लड ग्रुप A। ब्लड ग्रुप B बोले तो ये समयुग्मजी ब्लड ग्रुप B, ये विषमयुग्मजी ब्लड ग्रुप B। AB है तो ये AB, IA, IB। O बोले तो IO, IO। इस तरीके से जीनोटाइप जो होंगे वो 6 प्रकार के होते हैं और ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। नीचे देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो देख लो कि ब्लड ग्रुप A और B वाली के भी संतान जो होगी वो AB वाली होगी। ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B विषमयुग्मजी के साथ कराएंगे तो AB और A आएगी। समयुग्मजी AB विषमयुग्मजी A के साथ कराएंगे तो AB और B आएगा। विषमयुग्मजी A विषमयुग्मजी B के साथ कराएंगे तो सब अलग अलग आएंगे 25-25%। काफ़ी इंपोर्टेंट है। अनुवांशिक कूट की व्याख्या कीजिए, इसकी विवेचना कीजिए, मतलब इसकी विशेषता बताइए, काफ़ी इंपोर्टेंट है।
संदेशवाहक आरएनए अणु पर उपस्थित 3 क्षारकों का एक समूह जो एक एमिनो अम्ल को पहचानता है उसी को हम आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड भाई साहब ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ये 2023-24 में ना आए, 101% आएगा। जेनेटिक कोड को याद करके जरूर जाओ, जरूर जाओ, जरूर जाओ, मान जाओ बात को, फायदे में रहोगे। जेनेटिक कोड मैंने क्लास में करा चुका हूँ, वहाँ से कर लो, चाहे मॉडल में से कर लो, कहीं से भी करो, बस याद करो। क्रिक ने बताया 3 क्षारकों का क्रम एक एमिनो अम्ल को कोड करता है। 3 क्षारकों के विभिन्न संयोजन से 64 कूट बनते हैं। आनुवांशिक कूट एक संपूर्ण शब्दकोश खुराना ने तैयार किया जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये जो खुराना है, शॉर्ट में बोल दिया, इनका पूरा नाम डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, याद रखना, भारत के वैज्ञानिक थे ये। आनुवांशिक कूट डीएनए अणु में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। निहित का मतलब उपस्थित होते हैं। आनुवांशिक कूट 20 एमिनो अम्ल को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्थापित करने से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखो, यद्यपि डीएनए अणु नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम के रूप में संदेश कोडित होते हैं, लेकिन कूट अक्षरों को आरएनए में पाए जाने वाले अनुक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। आनुवांशिक कूट की क्या विशेषताएं होती हैं, पेपर में छपी हुई मिलेंगी ये, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, सब तरीका से आती हैं ये। कूट त्रिक होता है, सामने दे रखा है त्रिक, मतलब कूट 3 के समूह में होगा। mRNA के 3 का मतलब त्रिक क्षारकों का एक क्रम एक एमिनो अम्ल का आनुवांशिक कूट होता है। AUG न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम मीथियोनिन को कोड करता है। तो पेपर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि AUG किसको कोड करता है, मीथियोनिन को। GUG किसको कोड करेगा, वेलिन को। वेलिन क्या है, एमिनो अम्ल, ठीक है। कूट अपहासित होता है, इसका अर्थ है कि एक एमिनो अम्ल के लिए एक से अधिक पर्याय नाम कूटों का प्रयोग किया जा सकता है। बस यहीं तक करना, जैसे AGA, AGG, CGA सभी आर्जिनिन के कूट हैं, बस इतना करना। एग्जाम्पल में इतना करना कि इन तीनों को ये तीनों किसको कोड करते हैं, आर्जिनिन को, ठीक है। ये समझ लो कि एक टीचर 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसे समझ लो बस तुम। कूट अतिव्यापी होता है, मतलब ओवरलैपिंग इसमें नहीं चलती। इसका अर्थ है कि mRNA अणु में एक ही क्षार अक्षर का प्रयोग विभिन्न प्रकार में प्रयोग नहीं किया जाता, विभिन्न रूपों में प्रयोग नहीं किया था। AUC GUU को केवल AUC GUU के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, AUG CGU के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, कूट असंदिग्ध होता है, एक विशेष आनुवांशिक कूट हमेशा एक निश्चित एमिनो अम्ल को ही कोड करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई हो आपके। AUG मीथियोनिन को कोड करता है ना, तो मीथियोनिन को ही कोड करेगा हमेशा, ये कहना चाहता हूं मैं। कूट सार्वत्रिक होता है, एक आनुवांशिक कूट सभी जीवों में उसी एमिनो अम्ल को कोड करेगा। इसका मतलब चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे अमीबा हो, चाहे मनुष्य हो, AUG मीथियोनिन को कोड करता है तो मीथियोनिन को ही कोड करेगा, चाहे ये किसी में हो। कूट कोमा रहित होता है, 2 संलग्न कूटों के बीच विराम या कोमा नहीं होता, कूट लगातार होते हैं। जब श्रृंखला समाप्त होती है उस पर समापन कूट आ जाता है, जैसे AUG मीथियोनिन, UUU फेनिल एलेनिन, GUG वेलिन, इस तरीके से। मतलब कहीं पर इनके बीच में तुम्हें कॉमा या विराम नहीं देखने को मिलेगा, शायद आपको दिखाई दे भी रहा होगा। चलो अगला है, इसी में पॉइंट है समारंभ या समापन कूट। तो टोटल होते हैं 64 में से समारंभ कूट होता है AUG, याद कर लो तुरंत, ऑब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। अगला है 3 समापन कूट UAG, UGA, ये तीनों कैसे होते हैं, समापन कोडोन हैं, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के शुरू करने और समाप्त करने से संबंधित होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ऑब्जेक्टिव हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, सब जगह से बनते हैं।
टाइफाइड जल्दी से देख लो, साल्मोनेला टाइफी से होगा, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। संक्रमित खाद्य पदार्थों से, रोगी के बर्तन या कपड़ों को छूने से ये फैल जाता है। मक्खियाँ भी इसको फैलाने में सहायता कुछ करती हैं। क्या होगा लक्षण टाइफाइड जब हो जाता है तो रोगी को सिर में दर्द होगा, बुखार आएगा, ज्वर के साथ शरीर में कमजोरी आ जाती है। अधिक प्रकोप होने पर आंतें जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, त्वचा पर गुलाबी चकत्ते से बढ़ जाते हैं, छाती पर छाती जो होती है ना, छाती पर मोती जैसे दाने निकल आते हैं, इसलिए इसको मोती जरा भी कहा जाता है। रोकथाम व्यक्तिगत सामाजिक स्वच्छता अपनानी चाहिए, रोगी के मल का उपयुक्त निशान मतलब कि टेस्ट कराना चाहिए। टाइफाइड निरोधक टीका टैब आता है, टैब TAB, टैब का टीका लगवाना चाहिए। रोगी के जीवाणु की पहचान करानी है तो विडाल टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपा हुआ 2022 में आया था, विडाल टेस्ट करवाना चाहिए। और क्लोरोमाइसिटिन एक दवा है, ये दवा खानी चाहिए अगर उसको टाइफाइड है तो। आगे चिकनगुनिया मोस्ट इंपोर्टेंट, चिकनगुनिया इसको आप याद कर लेना। इसमें कुछ चीज़ें इंपोर्टेंट हैं कि ये जैसे वायरस से होता है, संधियों में दर्द होता है। चिकनगुनिया विषाणु जो है एक और वो विषाणु होता है जिसका जीनोम RNA होता है, मतलब इसके जीन के मतलब इसके अंदर जो जीनोम है उसमें DNA ना होकर अनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। इसमें फैलेगा किससे? एडिज प्रजाति के मच्छरों द्वारा ये फैलता है, ठीक है, ध्यान रखना। लक्षण देख लो, 102 बुखार आएगा, सिर दर्द, आंखों में दर्द होगा, हाथ पैरों में चकत्ते से बढ़ जाएंगे, जोड़ों में दर्द होता है और रोगी के दर्द में दोहरा हो जाता है। इस रोग में रोगी दर्द से दोहरा हो जाता है, मतलब दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आगे बढ़ो। रोग के बचाव का सबसे प्रभावी है रोगवाहक मच्छरों के संपर्क में आने से बचना, मतलब तुम्हें मच्छर नहीं काटना चाहिए। मच्छर काटेंगे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, हाथी पांव जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं, तो अपने आप को गर्मी आ गई, मच्छर आने वाले हैं, मच्छरों से बचाओ। चाहे डेंगू के लिए फास्ट कार्ड लगाओ, चाहे आप ओडोमोस लगाओ, चाहे मच्छरदानी लगाओ, चाहे आप रात में बैठ के मच्छर मारो, तुम्हारी इच्छा। मच्छरों को नष्ट करना सबसे प्रभावी उपाय है। कैसे करोगे वो तुम जानो। इसके लिए अभी कोई प्रभावी टीका विकसित नहीं हो पाया है। क्लोरोक्विन औषधि इस रोग में प्रभावी सिद्ध हुई है। हल्दी के प्रयोग में भी इसका लाभ होता है, देख रहे हो ना, हल्दी, क्लोरोक्विन औषधि, ये सब आयुर्वेदिक हैं, ठीक है ना। बायोगैस तुम्हारे सामने है, बायोगैस जो है आपके सामने है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। अच्छे तरीके से आप पढ़ लो और अपनी भाषा में से लिख देना, ठीक है ना, अपनी भाषा में लिख देना। ये इम्पोर्टेंट है। मेथिनोजन जीवाणु होता है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है, यही बायोगैस बनाता है, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, CO2, H2 और CH4, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बायोगैस या गोबर गैस कहलाता है। ज़्यादातर मेथेन होती है इसमें। बायोगैस के लिए डायग्राम देख लो, डायग्राम भी देख लो भाई, पेपर में आता है 2 नंबर में आता है, देख लीजिए। बनाने की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ठीक है ना। कौन कौन प्रैक्टिस करेगा बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका मतलब बायोगैस का चित्र कौन बिना देखे बना सकता है, बताओ। एक तो मुझे लग रहा है जिशान बना देगा, तरुण बना देगा, और अजय भी बना देगा, दुर्गेश भी बना देगी, शिवानी की पता नहीं है, चारू भी बना देगी, और राजवाला भी बना देगी, और कौन बना सकता है? चारू तो बना ही देगी, वंशिका भी बना देगी, और भी, हाँ, प्रिया भी बना सकती है, गुनगुन भी बना सकती है, उत्कर्ष हाँ बना सकते हैं, ये भी। लकी का पता नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब देखो, एक मिनट बैक चलते हैं। अरे भाई ऐड आ गया। देखो आपको मैं बता दूं, देखो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो एक काम कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। आपको भी तो मेहनत करनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, कुछ मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको खुद से करने हैं, ठीक है। जिसमें कि एक तो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है, ये DNA पुनर्योगस तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये देख लीजिए,
एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़कर डीएनए पुनर्योजन रिकॉम्बिनेंट कहलाता है। इस तकनीक को डीएनए इंजीनियरिंग या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और जो डीएनए बनता है उसको हम आरडीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है ना। तो इस तरीके से 2022 में पूछा भी गया था, तो इसे आप याद करके जोड़ जाना। कुछ मैं यहाँ पर तुमको बता भी दे रहा हूँ। आगे देखो, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा डीएनए खंडों के नए अनुक्रम तैयार किए जाते हैं। यद्यपि प्रकृति में भी जीन विनिमय द्वारा डीएनए के नए अनुक्रम बनते रहते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं जीन विनिमय को, किंतु डीएनए पुनर्संयोजन में तात्पर्य प्राय उस डीएनए अनुक्रम से है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा सामान्यतः उच्च जंतु या पौधों के डीएनए के इच्छित भागों की अनेक कॉपी तैयार की जाती हैं। इस प्रक्रिया को जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पेपर में जीन क्लोनिंग भी आ सकती है, तो आप यहाँ से जीन क्लोनिंग को भी याद कर सकते हैं। ठीक है। जीवाणुओं में तेजी से विखंडन द्वारा विभाजन होता है, अतः जीवाणुओं में इच्छित डीएनए का प्रवेश कराकर उनकी अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त कर ली जाती हैं। और डीएनए पुनर्योजन के कुछ नीचे चरण दे रखे हैं, जैसे दे रखा है, पहला है डीएनए खंड तैयार करना। तुम डीएनए खंड तैयार करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। डीएनए के जिस विशिष्ट खंड का भाग या प्रतिलिपियां प्राप्त करनी होती हैं, उस खंड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारा एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। इसका मुख्य काम होता है डीएनए के विशिष्ट क्षारक्रम को काटना, इसीलिए इसको डीएनए की कैंची या फिर चाकू कहा जाता है। इस चीज को अपने दिमाग में सेव कर लो, पेपर में छपा हुआ मिलेगा ये। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उत्पादन जीवाणु अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जीवाणु करता है इसका निर्माण। डीएनए खंड को क्लोनिंग वाहक या वेक्टर से जोड़ना, जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड को वेक्टर की भांति प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। अब एक चीज सुनो ध्यान से, पेपर में आएगा कि प्लाज्मिड किस कोशिका में पाया जाता है, तो बताएंगे प्लाज्मिड जीवाणु की कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शन स्थल होते हैं, इन स्थलों पर प्लाज्मिड को काटकर डीएनए खंडों को डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़ देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, या डीएनए की मरम्मत कौन सा एंजाइम करता है, तो बताएंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है। इनके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे इंपोर्टेंट चीजें मिलती चल रही है तुम्हें। पुनर्योजक वेक्टर को पोषक कोशिका में प्रविष्ट कराना, इस पुनर्योजित वेक्टर को उचित पोषक कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जब हमारे पास जो डीएनए है, पुनर्योजक डीएनए, हम उसको कहाँ पर डाल दें, किसी कोशिका में डाल दें, तो हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। वेक्टर जिसमें वह डीएनए होता है, वेक्टर की सहायता से पोषक कोशिका में प्रवेश कर दिया जाता है। प्राय इस कैरिया कोलाई जीवाणु का उपयोग पोषक कोशिका के रूप में किया जाता है। इंपोर्टेंट है, इसको ई कोलाई बोल देते हैं। ई कोलाई जीवाणु है ये। पोषक कोशिका का संवर्धन, जीवाणु कोशिका को इसके संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है। धीरे धीरे कोशिका के निवही बन जाते हैं। ये सभी कोशिकाएं एक ही स्रोत से आती हैं, अतः एक दूसरे के समरूप होती हैं। इन कोशिका को स्क्रीनिंग की जाती है। जिन कोशिका में पुनर्योगज प्लाज्मिड स्थापित हो जाते हैं, कोशिका ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, उन्हें अलग करके उचित माध्यम में उगाते हैं, जिससे उसकी संख्या में वृद्धि हो जाए। पोषक कोशिका की संख्या में वृद्धि के साथ इच्छित पुनर्योगज डीएनए खंडों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। थ्योरी को कम से कम 4 बार पढ़ना, इस क्वेश्चंस को 4 बार पढ़ना, 5वीं बार याद करना, तब जाके याद होगा। एक बार में तुम सोचो कि याद हो जाए, ये याद नहीं हो सकता एक बार में। समझ रहे हो ना। डीएनए खंड और उसके पृथक्करण, डीएनए खंड जिससे जीवाणु कोशिका प्रविष्ट कराया गया था, उस पोषक के भीतर अनुलेखन या अनुलिपीकरण करता है। इस प्रकार जीन के उत्पादन का निर्माण होता है। यदि अध्ययन के लिए आवश्यक हो तो पोषक कोशिका में से डीएनए खंड को अलग किया जा सकता है। यदि जीन उत्पादन की आवश्यकता हो तो जीन उत्पादन को बनाने देते हैं और बाद में उसे पृथक कर दिया जाता है। वांछित डीएनए के खंड को
पृथक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वांछित जीन डीएनए खंडों की पहचान हेतु, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है कि डीएनए खंडों की पहचान के लिए क्या करते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। डीएनए से प्राप्त आरएनए की पहचान के लिए, डीएनए की पहचान होगी सदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए की पहचान होगी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, तथा आरएनए से प्राप्त प्रोटीन की पहचान होगी तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक प्रयोग में लाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आ सकता है पेपर में। पुनर्योगज डीएनए खंडों की असंख्य प्रतिलिपियां बनाती हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब कि थोड़ा सा डीएनए डालोगे, बहुत ज़्यादा डीएनए हमारा पीसीआर बना देगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी मुलिस ने इसकी खोज की थी, ये भी ध्यान रखना। मानव आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, इसे पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्यों कहते हैं, मानव हित में इसकी क्या उपयोगिता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पढ़ के आना। मुझे पता है इसके आने की संभावना 2023-24 में बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसे बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। कितना भी टाइम लग जाए, रात के 12 बज जाए, 2 बज जाए, सुबह के 4 बज जाए, याद करो क्वेश्चन को बैठकर। यही समय है पढ़ाई करने का। जब तुम्हारे खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद में कभी जिंदगी में तुम इस तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे जितनी मेहनत तुम अभी कर रहे हो। तो भाई अभी समय है, समय रहते अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लो। ये क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ मैं। मानव की जीन की मैपिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत जीन की पहचान करने में करते हैं, आनुवांशिक रोग का पता लगाने में करते हैं, व्यक्तिगत जीन को अलग करने में करते हैं, आनुवांशिक रोगों के उपचार में करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, व्यावसायिक उत्पाद बनाने में करते हैं। और कुछ यहाँ हार्मोन दिखाई दे रहे होंगे, मानव इंसुलिन हार्मोन है, मानव वृद्धि हार्मोन, मानव इंटरफेरोन, इनके उत्पादन में, हेपेटाइटिस बी का टीका, एंटी रेबीज का टीका, फ्लेवर सेवर टमाटर को वो बनाना, ये सब कहाँ से पॉसिबल हुआ है, ये सब पॉसिबल हुआ है किसके कारण, हमारे इसी बायोटेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है, जीन इंजीनियरिंग के कारण, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से कम 3 से 4 बार पढ़ना, 5वीं बार याद करना, तब आपके दिमाग में आएगा। आप ऐसा मत करना कि एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो कि तुम्हें याद हो जाए, नहीं होगा 1-2 बार में। तुम्हारे पास मॉडल है, मॉडल निकालो, 4-5 बार पढ़ो उसे, करो याद बैठकर। सहजीवता या सहजीवन से क्या समझते हैं, ये इसकी प्रैक्टिस करके जाना, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। प्रैक्टिस करो इसकी बैठकर, ठीक है। क्लास में वैसे करा चुका हूँ मैं। साइकस की कोरिलेट जड़ जो होती हैं, नीले हरे सवाल जो होते हैं, सहजीवी संबंध है, क्लास में पढ़ा चुका हूँ इसको मैं। ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये वाला लाइकेन जो होता है शैवाल कवक से मिलकर बना होता है, ये बता चुका हूँ। परस्परता, लाइकेन लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है, पेपर में ये भी ध्यान रखना कि राइजोबियम जीवाणु किन में होता है। सहभोज्यता, एक को फायदा होता है दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, उसको सहभोज्यता बोलते हैं। ऊपरी रोही आर्किड का पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है, जिसमें आम को तो कोई फायदा ना होता ना नुकसान होता, लेकिन आर्किड पौधे को फायदा होता है, सहभोज्यता संबंध है। तो इसकी सबकी प्रैक्टिस करके जाना, अच्छे तरीके से देख कर जाना, ठीक है। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। छपेगा, पेपर में छपेगा, याद कर लो बैठकर, करो इसे बैठकर याद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है 99.9%, पेपर में छपेगा ये। किसी भी आवास में परस्पर सहयोग करते हुए पादप प्राणी सूक्ष्म जीवों की अनेक जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता पारितंत्र की विविधता, प्रजातियों के मध्य जेनेटिक विविधता को भी कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग रोजन ने किया 1985 में। जीवित जीवधारियों में परिवर्तनशीलता जटिलता को भी जैव विविधता कहते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें लग सकता है कि भाई मुझ पे याद नहीं हो रहा, हाँ लगेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें घर वालों का नाम करना है, तुम्हें खुद का नाम करना है, तुम्हें कुछ कर दिखाना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, बायोलॉजी में कुछ अच्छे तरीके से तुम्हें पेपर को सॉल्व करना है, खुशी होकर पेपर से लौटो तो अंदर से खुशी हो, अंदर से आनी चाहिए। उस तरीके से अगर तुम्हें करना है तो भाई पेपर को में मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई पता नहीं है, क्वेश्चंस कैसे आ जाएं, न्यूमेरिकल कैसे आ जाएं, लेकिन बायोलॉजी है, थ्योरी को याद कर लो थ्योरी को याद, क्योंकि ये यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, तुम्हारा स्कोर अच्छा हो सकता है, यही मौका है तुम्हारे पास, करो। स्वस्थानीय संरक्षण, विभिन्न प्रजातियों को प्राकृतिक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्रों में संरक्षित किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव
मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण। जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थानों पर ही हम संरक्षण प्रदान कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को कहा जाता है स्वस्थानीय। जहां रहता है वहीं पर रहकर हम उसको संरक्षण प्रदान कर दें। दूसरा है वाह्यस्थानीय या उत्स्थानीय। संकटग्रस्त जीवों या उनके जीनों को प्राकृतिक आवासों से अलग करके विशिष्ट स्थानों पर संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, सफारी पार्क, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, इनको कहते हैं हम वही स्थानीय। ठीक है। जीव द्रव संग्रहालय में विलुप्त प्रजातियों के जीव द्रवों युग्मकों को क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक द्वारा संग्रहित करते हैं। इसमें 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है, रखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है वही स्थान है, बस वो है कि प्राकृतिक स्थान से हटाकर अगर हम दूसरी जगह पर किसी जीव को हम रखते हैं तो उसे वही स्थान कहते हैं। जीवों को बचाने की विधि है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में आने की पूरी संभावना है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं, थ्योरी वाला सेक्शन है, पढ़ो इसको रिवाइज करो, बैठकर ये वाले को रिवाइज करो। आवासीय क्षति तथा विखंडन, लगातार हम पेड़ों को काटते चल रहे हैं, लगातार विखंडन होता चल रहा है, जीवधारियों की संख्या में लगातार कमी आती चल रही है। क्यों? लगातार पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं तो कम होगा। ये अमेजन के जो वर्षा वन हैं, ठीक है, सोयाबीन की खेती के कारण हमने जानवरों की चारागाह के कारण हमने काट दिया। पहले देखो 18% क्षेत्र पर था, 9% क्षेत्र पर रह गया। लगातार मानव की क्रियाकलापों के कारण मानव ने जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, जिसके कारण स्तनधारियों, उभयचर पक्षी की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अतिदोहन, लगातार हम क्या काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अतिदोहन कर रखा है हम लोगों ने। विदेशी जातियों का आक्रमण, पेपर में ये छपा हुआ मिलेगा तुम्हें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विदेशी जातियों का आक्रमण। पढ़ के जाना, अलग से क्वेश्चन 3 नंबर का बन सकता है, 2 नंबर का बन सकता है, 5 नंबर में तो आएगा, 2-3 नंबर का अलग से भी आ सकता है। जब बाहरी जाति को अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या उनकी विलुप्तीकरण का कारण बन जाती है। गाजर घास, लेंटाना, हाइसिंथ जैसे आक्रामक खरपतवार प्रजातियां पर्यावरण और अन्य देशी जातियों का खतरा बन गई हैं। मैंने क्लास में कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश, क्लेडियन गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों के लिए मूल अशल्क मीन जातियों के लिए क्या बन चुकी है, खतरा बन चुकी है। मतलब हमने खतरा लिया है, हमारी यहाँ की नदियों में जो मछलियाँ थी उनको इसने नुकसान पहुँचाया है। तो विदेशी जातियों के आक्रमण को टिक कर लो, पेपर में अलग से भी पूछा जा सकता है, इसको याद करके जाना, पेपर में छपा मिलेगा। अगला है, छपा हुआ मिलेगा 2 नंबर में, सह विलुप्तता, पेपर में छपा हुआ मिलेगा ये वाला। एक जाति के विलुप्त होने से उस जाति पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जैसे एक परपोषी मृत्स्य जाति विलुप्त हो जाती है तब उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त होने लगते हैं। 2 नंबर में अलग से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बस क्वेश्चंस जब आए तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना, वो कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या जा रहा है, इस चीज को समझना, तब आप आंसर देना। तब आप देखेंगे कि अच्छे तरीके से आपका प्रश्न भी होगा, आंसर भी आप अच्छे तरीके से दे पाओगे। अगला है ये वाला, अलग से स्थानांतरण खेती या झूम कृषि, पेपर में छपा हुआ मिलेगा 2 नंबर में, 3 नंबर में अलग से। 5 नंबर का तो तुम्हारा बन ही रहा है, 5 नंबर में नहीं आए बाय चांस 2-3 नंबर में आ सकते हैं। जंगलों में रहने वाली जनजातियां विभिन्न जंतुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करती हैं। इनका कोई निश्चित आवास नहीं होता, ये जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती हैं। ये जंगल की भूमि पर खेती करते हैं, इसके लिए जनजातियां प्राय जंगल के पेड़ पौधे घास फूस को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इसके कारण वन्य प्रजातियां स्थानाभाव के कारण प्रभावित होती हैं। और ये झूम कृषि जो होती है हमारे जंगलों को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। पूर्वी इलाकों में नागालैंड, सिक्किम जो होते हैं, नागालैंड वगैरह है ना, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, मिजोरम वगैरह है, उधर की साइड में ये होता है। तो इसको आप याद करके जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना। पादप जातियों की विविधता 22%, जंतुओं की विविधता 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? इसको तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना, ये तुम्हारे सामने जो दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को
वीडियो को रोक लो, वीडियो को रोक कर इस प्रश्न को 4 से 5 बार ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो 4 से 5 बार। मैं कह रहा हूं तुम लोगों से वीडियो को रोको, अभी 4 से 5 बार पढ़ो। पहले प्रश्न पढ़ो, फिर 4-5 बार क्वेश्चन पढ़ो, आंसर भी पढ़ो। आप देखेंगे तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है कि पेड़ पौधे जो हैं वो अपने आप को बचा नहीं पाते, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते, तंत्र का तंत्र इनमें नहीं हो पाता है, ठीक है, ये चलनशील नहीं होते और हमें ऐसी विशेषता होती है, इसलिए हम अपने आप को बचा ले जाते हैं, इसलिए हमारी जनसंख्या ज्यादा है पौधों की तुलना में, ठीक है ना, मतलब अधिक विविधता है हमारे अंदर। अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने उसमें कराया था, तुम्हें याद करो, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी भी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या आप इसे उचित समझते हैं? याद करो मैंने क्वेश्चन कराया नहीं कराया। देखो, जब बाहरी जाति को अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है तो उनमें से कुछ आक्रामक होकर जाति में कमी या विलुप्तीकरण का कारण बन जाती हैं। और नीचे की साइड में अगर आप तुम देखोगे, पढ़ोगे, तो वही है कैटफिश वाला, कि हमने कैटफिश को अफ्रीका से लाकर हमारे यहाँ की नदियों में डाल दिया, हमारे यहाँ की नदियों में जो मछलियाँ थी हम असल की मीन, उनको जो अफ्रीकन कैटफिश है वो मार कर खा गई, यहाँ के जातियों के लिए वो खतरा बन गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस किए, ठीक है। आप कसम खा लो कि भाई पेपर से पहले हम सभी ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम याद करके जाएंगे। पहला काम, ये क्वेश्चंस का क्या करना है, तुम्हें याद करने हैं ये प्रश्न, ठीक है ना। उसके बाद में आपको बता दें क्या काम करेंगे आप। देखो, जिसके पास नोट्स हैं मेरे, वो नोट्स को भाई घर पर बैठकर अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। जिनके पास नोट्स नहीं है, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स वीडियो में मिल जाएंगे, उसे ये कर लीजिए। उसके दूसरे नंबर पर टेस्ट मैंने दे रखे हैं, चैप्टर याद करते चलो, खुद से टेस्ट लगाते चलो, जिससे तुम्हें पता चल सके कि कितनी चीजें तुम पर आती हैं, कितनी चीजें तुम पर नहीं आती हैं। उसके बाद में सैंपल पेपर, भाई पेपर से पहले सैंपल पेपर जरूर लगाना। आपको बता दें 10 सैंपल पेपर मैं दे चुका हूं, उसमें से कुछ भी काम नहीं करता, 2 तो तुम्हें देखने हैं और 1 तुम्हें सॉल्व करना है। इस तरीके से करोगे आराम से तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है ना। इन सैंपल पेपर के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हें बताई हैं, बहुत सी चीजें समझाई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बैकग्राउंड में लगाए भी हैं, तो वो आप देख लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टडी करते समय अभी, तो आपको क्या काम करना है, स्टडी की मैंने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को देखकर जरूर जाना। और मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर से पहले बायोलॉजी के टॉप 120 क्वेश्चन जिसने भी याद नहीं किए, भूल जाए, अगर पेपर गलती से हार्ड बन गया तो उससे क्वेश्चन नहीं होगा। जिस बच्चे ने 120 वाले क्वेश्चंस याद कर लिए, 101% कह रहा हूं, पेपर यहां से छपा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन यहां से छपे हुए मिलेंगे, उसका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और तुम ऐसे व्यक्ति हो कि वीडियो को देखते तो हो लेकिन तुम शेयर नहीं करते, अरे भाई किसी गरीब इंसान के पास, किसी स्टूडेंट के पास भेज दिया करो, स्टेटस लगा लिया करो। फालतू की वीडियो मतलब तुम शेयर करते रहते हो, काम की वीडियो को भी शेयर कर दो, है ना, नॉलेज को बढ़ाने वाली वीडियो को भी शेयर कर दो। चलो अभी शेयर करो, कमेंट करो, शेयर करो अभी। चलो बाय।